हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की हमारी ये थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो आज की क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम कौन कौन से सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। फिर हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी या एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, यानी निरपेक्ष लागत या निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, जो कि किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। और इसके बाद ये हमारा पहला सिद्धांत होगा जो हम आज पढ़ेंगे। और इसके बाद हम दूसरा सिद्धांत क्या पढ़ने वाले हैं? कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, यानी तुलनात्मक लागत सिद्धांत, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं तुलनात्मक लागत या तुलनात्मक लाभ सिद्धांत। तो ये दोनों सिद्धांत आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से सिद्धांत पढ़ने हैं। तो एक बार ये हम बेसिक से देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? निरपेक्ष लागत या निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, जो कि किसने दिया था? एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में दिया। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहला सिद्धांत था। और इससे पहले जो विचारधारा थी वो कौन सी थी? वणिकवादी। इससे पहले वणिकवादी विचारधारा थी, जो कि क्या मानते थे? व्यापार एक शून्य योग क्रीड़ा है। इसके बारे में हमने पूरा पढ़ा है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले निरपेक्ष लागत या लाभ सिद्धांत, जो कि एडम स्मिथ ने 1776 में दिया। और इनकी बुक 1776 में आई थी, वेल्थ ऑफ नेशंस। अब हमारा दूसरा सिद्धांत क्या है? तुलनात्मक लागत या तुलनात्मक लाभ सिद्धांत, जो कि कब आया? जो कि किसने दिया? रिकार्डो ने दिया। कब दिया? 1817 में। और 1817 में इनकी बुक आई, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशंस। तो ये जो सिद्धांत है श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। जो तुलनात्मक लागत या तुलनात्मक लाभ सिद्धांत है, ये श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जहाँ से पहले नेट एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए भी है या आगे भी आने की संभावना है, जहाँ पर हमें क्या कम पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं। तो हमारा तीसरा सिद्धांत क्या है? अवसर लागत सिद्धांत। क्या है? अवसर लागत सिद्धांत, जो कि किसने दिया? हेबरलर ने दिया। और हेबरलर ने कब दिया? 1936 में। 1936 में इनकी एक बुक आई थी। इनकी बुक का क्या नाम है? द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या है? द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये इनकी बुक का नाम है। तो इस बुक में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। हेबरलर ने 1936 में अपना अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिद्धांत दिया। और हेबरलर ने 3 प्रकार की अवसर लागतों की व्याख्या की: स्थिर अवसर लागत, बढ़ती अवसर लागत और घटती अवसर लागत। तो ये हेबरलर का अवसर लागत सिद्धांत है। अब देखिए, हमारा तीसरा सिद्धांत क्या है? अवसर लागत सिद्धांत, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, जो कि हेबरलर ने दिया 1936 में। हेबरलर ने कब दिया? 1936 में। और इनकी जो बुक थी उसका नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये था हमारा तीसरा सिद्धांत, हेबरलर का अवसर लागत सिद्धांत। अब देखिए, हमारे जो पहला और दूसरा सिद्धांत, ये दोनों क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल सिद्धांत कहलाते हैं। ये दोनों हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल सिद्धांत कहलाते हैं। और हमारा जो तीसरा सिद्धांत है अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, जो कि हेबरलर ने दिया, वो इन दोनों सिद्धांत, ये जो हमारा दूसरा सिद्धांत है तुलनात्मक लागत सिद्धांत रिकार्डो वाला, इस पर क्या है? एक सुधार। और अब हमारा चौथा सिद्धांत क्या है? प्रतिपूरक मांग सिद्धांत। ये हमारा प्रतिपूरक मांग सिद्धांत जो किसने दिया? जेएस मिल ने। ये भी हमारा तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत, यानी रिकार्डो के सिद्धांत पर एक क्या है? सुधार। यानी हमारा तीसरा और चौथा दोनों जो सिद्धांत है, ये दोनों अलग अलग आए, लेकिन दोनों क्या है? तुलनात्मक लागत या तुलनात्मक लाभ सिद्धांत पर एक सुधार है।
यानी हमारा जो कंपेरेटिव एडवांटेज या कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी, इस पर एक सुधार है। हमारा प्रतिपूरक मांग सिद्धांत जेएस मिल ने 1948 में दिया, और इसकी जो प्रस्ताव वक्र की सहायता से इसे किसने समझाया? मार्शल और एजवर्थ ने इसी सिद्धांत को प्रस्ताव वक्रों की सहायता से समझाया है। अब देखिए हमारा पांचवा सिद्धांत क्या है? हेक्सर ओर्लिन सिद्धांत, जो कि किसने दिया? एली हेक्सर और बर्टिन ओर्लिन ने। तो ये हमारा जो सिद्धांत है यह है क्लासिकल सिद्धांत की आलोचना पर ही आधारित है। अब देखिए ये जो सिद्धांत प्रारंभिक रूप से 1919 में एली हेक्सर ने दिया, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या किसने की? बर्टिन ओर्लिन ने। कब की? 1933 में। और 1933 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, बुक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये बुक का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बुक में 1933 में काफ़ी विस्तृत रूप से इस सिद्धांत की व्याख्या की। और ये जो हेक्सर ओर्लिन सिद्धांत है इसी को हम जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी या साधन संपन्नता यानी फैक्टर इंडोमेंट या साधन अनुपातों या फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं। और यह जो सिद्धांत है हेक्सर ओर्लिन सिद्धांत, इसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है या हेक्सर ओर्लिन प्रमेय कहा जाता है। तो ये काफ़ी सारे इसके नाम हैं। तो आगे चलकर इन सारे सिद्धांतों को हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आगे हम और कौन कौन से सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हेक्सर ओर्लिन सिद्धांत के बाद हम स्टोपलर सैमुअल्सन प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कब आए? 1941 में। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं साधन कीमत सामान्यीकरण प्रमेय। साधन कीमत सामान्यीकरण प्रमेय। तो साधन कीमत सामान्यीकरण प्रमेय कब आई? 1948 में। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिब्जिंस्की प्रमेय, जो कि कब आए? 1955 में। और ये जो तीनों है 6, 7, 8, इनकी जो मान्यताएं हैं ये मान्यताएं हेक्सर ओर्लिन सिद्धांत के समान ही बिल्कुल सेम मान्यताएं हैं। और ये उसी का आगे विस्तार है या उसी का आगे बढ़ाया हुआ रूप है, उसी में एक सुधार है। तो और आगे हमारा क्या है? लियोनटिफ का विरोधाभास, जो कि कब आया? 1953 में। आगे हम पढ़ने वाले हैं नया व्यापार सिद्धांत यानी न्यू ट्रेड थ्योरी, जो कि कब आया? 1970 के दशक में। और ये जो हमारा नया व्यापार सिद्धांत है काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिद्धांत है। इस सिद्धांत से अभी तक यूजीसी नेट एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नया व्यापार सिद्धांत से कितनी बार? 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आगे भी संभावना है कि इस बार वापस क्वेश्चन आ सकता है। तो हम ये सिद्धांत भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्रेविस का प्राप्यता सिद्धांत, और फिर हम पढ़ेंगे व्यापार की मात्रा और मांग ढांचे का जो सिद्धांत किसने दिया? लिंडर ने दिया। ये सिद्धांत भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास तो हम इंटरनेशनल ट्रेड की ये सारे सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी और कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं निरपेक्ष लागत सिद्धांत, एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी। तो ये किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया 18वीं शताब्दी में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एडम स्मिथ का जो निरपेक्ष लागत सिद्धांत क्या है? एडम स्मिथ का निरपेक्ष और रिकार्डो का सापेक्ष लागत सिद्धांत, ये दोनों क्या है? ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल सिद्धांत है। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल सिद्धांत है। और ये दोनों मॉडल की एक खास बात क्या है कि दोनों मॉडल क्या है? 2x1 मॉडल पर आधारित है। यानी 2 देश 2 वस्तुएं और उत्पादन का केवल एक ही साधन। तो ये इन दोनों मॉडल की मान्यता है जो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो निरपेक्ष लागत सिद्धांत या क्लासिकल अर्थशास्त्री आए उससे पहले हमारी क्या थी? एक वणिकवादी विचारधारा प्रचलित थी। क्या थी? वणिकवादी विचारधारा प्रचलित थी। तो वणिकवादियों के अनुसार क्या था कि व्यापार क्या था? व्यापार एक शून्य योग क्रीड़ा था। व्यापार क्या था? शून्य योग क्रीड़ा था। व्यापार एक शून्य योग क्रीड़ा था। इसका क्या मतलब है? जैसे एक देश ये है,
ये हमारा एक देश है और ये हमारा दूसरा देश है। तो ये हमारे दो देश है। तो वाणिज्यवादियों के अनुसार एक देश का जो भी विकास होगा, व्यापार से एक देश को जो भी लाभ होगा, तो वह दूसरे देश की कीमत पर होगा। यानी इसको जैसे व्यापार से 1,000 रुपये का लाभ हुआ, तो दूसरे देश को क्या होगा, व्यापार से 1,000 रुपये की हानि होगी। यानी एक देश को व्यापार से जितना भी लाभ होगा, दूसरे देश को व्यापार से उतनी ही हानि होगी। तो ये क्या है, हमारी शून्य योग क्रीड़ा। तो वाणिज्यवादियों के अनुसार क्या था, व्यापार एक शून्य योग क्रीड़ा है। तो ये हमारे क्या है, निरपेक्ष लागत सिद्धांत में एडम स्मिथ द्वारा दिया गया है। और निरपेक्ष लागत अंतर दो देशों में एक ही वस्तु की उत्पादन लागत अलग अलग होना है। यानी दो देश है, पहला देश और दूसरे देश। तो इसमें एक्स वस्तु, दोनों देशों में एक्स वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो इसमें एक्स वस्तु की लागत अलग है। और इसमें जैसे एक्स वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए इसमें 20 रुपये की लागत आ रही है और इसमें 10 रुपये की लागत आ रही है। यानी एक ही वस्तु की उत्पादन की लागत दोनों देशों में अलग अलग होती है। और स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पर जोर दिया। तो क्या है, स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पर जोर दिया। अब श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण क्या है, देखिए श्रम विभाजन क्या है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग लोग नियोजित करना। यानी अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग लोगों को लगाना। और विशिष्टीकरण क्या है, किसी एक कार्य को छोटे छोटे तर्कसंगत टुकड़ों में तोड़ना। यानी एक ही कार्य को अलग अलग टुकड़ों में बांट देना। तो ये हमारा क्या है, विशिष्टीकरण। तो देखिए जैसे हमारा एक काम है कपड़ा निर्माण करना। क्या है, कपड़ा निर्माण करना। तो कपड़े की निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या है, जो पूरा कपड़ा बनता है उसको हम 4 भाग में तोड़ देते हैं, 1 2 3 और 4। तो ये हमारे कपड़ा निर्माण की प्रक्रिया, चारों भागों को मिलाकर हमारा क्या होता है, कपड़े का निर्माण होता है। तो एक ही कार्य को हमने क्या 4 भागों में तोड़ दिया, तो ये हमारा क्या है, विशिष्टीकरण है। और श्रम विभाजन क्या है, जैसे इस फैक्ट्री में कुल 100 लोग काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में कितने, कुल 100 लोग काम कर रहे हैं। तो 100 लोगों को इन चारों कामों में बांट देना। जैसे 25 यहाँ लगा दिए, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ। तो ये 25 लोग केवल ये पहला काम ही करेंगे, ये 25 ये दूसरा काम ही करेंगे। तो यानी किसी विशेष कार्य के लिए विशेष लोगों को नियोजित कर दिया है। तो ये क्या हमारा श्रम विभाजन, यानी श्रम को हमने क्या विशिष्ट कार्य के लिए विभाजित कर दिया है। अब देखिए इसमें इस सिद्धांत के अनुसार दो देशों में व्यापार तब होगा जब एक देश को किसी वस्तु के उत्पादन में दूसरे देश की तुलना में निरपेक्ष लाभ की प्राप्ति हो और दूसरे देश को किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ की प्राप्ति हो। तो यानी इसका क्या मतलब है कि एक देश को किसी एक वस्तु की, जैसे अक्स वस्तु, पहले देश को अक्स वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ की प्राप्ति है। इसका क्या मतलब है कि पहला देश दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर अक्स वस्तु का उत्पादन कर पा रहा है। और जैसे हम मान लेते हैं कि दूसरे देश को वाई वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ की प्राप्ति है, तो इसका क्या मतलब है कि दूसरा जो देश है ये वाई वस्तु का उत्पादन अक्स देश की तुलना में कम लागत पर उत्पादन कर पा रहा है। तो ये इसमें क्या होगा कि पहला देश अक्स वस्तु का उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और दूसरा देश वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। और इस चीज़ को हम आगे और समझ लेंगे। तो हम पहले मान्यता देख लेते हैं, दो देश दो वस्तुएं और उत्पादन का एक सिद्धांत, यानी दो इंटू एक मॉडल। दो देश दो वस्तुएं और एक साधन। उत्पादन के साधन देश के भीतर गतिशील है लेकिन बाहर नहीं। उत्पादन के साधन जैसे देश के भीतर विभिन्न राज्य होते हैं, विभिन्न स्टेट होते हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो जा सकते, और यहाँ पर उत्पादन का साधन एक ही माना गया है, मतलब उससे मान लेते हैं हम श्रम। तो श्रमिक जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में, श्रमिक जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में तो जा सकते, लेकिन एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते। तो ये हमारा दूसरी मान्यता है। अब देखिए, अब हम सिद्धांत को चित्र की सहायता से और सारणी की सहायता से समझते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, श्रम की एक इकाई से वस्तु का उत्पादन, यानी एक श्रमिक वस्तु का उत्पादन कैसे करता है। अब देखिए देश ए में क्या है, देश ए में एक श्रमिक अक्स वस्तु की 20 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 10 इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है। और बी देश में क्या है, अक्स वस्तु की 10 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 20 इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है एक श्रमिक। तो हमें चित्र से स्पष्ट दिख रहा है कि ए देश को अक्स वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ की प्राप्ति है और बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में
निरपेक्ष लाभ की प्राप्ति है। तो ए देश किसका उत्पादन करेगा? ए देश एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा और बी देश वाई वस्तु का उत्पादन करेगा। तो ये क्या था? ये हमारा था निरपेक्ष लागत सिद्धांत। अब हम इसको जैसे चित्र में बता देता हूँ कि जैसे ये जो हमारा चित्र बना है तो ये हमारा ऐसे ही बनेगा। ये दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्र है। इसमें क्या है? ए और ए देश, ये क्या है? ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है और बी देश, ये है हमारा बी देश का उत्पादन संभावना वक्र। और निरपेक्ष लागत सिद्धांत क्या है? निरपेक्ष लागत सिद्धांत के अनुसार व्यापार के लिए क्या आवश्यक है कि उत्पादन संभावना वक्र, जैसे ये ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है और ये बी देश का, तो दोनों उत्पादन संभावना वक्र एक दूसरे को क्रॉस करें, तभी ही व्यापार संभव है, बाकी व्यापार नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं तुलनात्मक लागत सिद्धांत, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। किसने दी? रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया। और कब दिया? 1817 में। और उनकी बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इंपॉर्टेंट बुक है, नाम याद रख लेना। अब देखिए, यह सिद्धांत श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर? श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। अब रिकार्डो का क्या मानना है? रिकार्डो के अनुसार उत्पादन लागत में निरपेक्ष अंतर न होने पर भी दो देशों के मध्य व्यापार संभव है। हमारा पहला सिद्धांत था एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत। उसके अनुसार दो देशों के मध्य व्यापार के लिए निरपेक्ष लागत अंतर होना आवश्यक है। लेकिन रिकार्डो के अनुसार क्या है कि दो देशों के मध्य निरपेक्ष लागत अंतर न हो तो भी व्यापार हो जाएगा। और इसमें हो सकता है कि एक देश को एक दूसरे देश की तुलना में दोनों ही वस्तु के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिसमें उसकी उत्पादन की तुलनात्मक लागत कम हो। अब देखिए, इन दोनों लाइनों का अर्थ समझा देता हूँ कि हमारा पहला सिद्धांत था, उसमें उसके जो हमारा क्या था? निरपेक्ष लागत सिद्धांत। उसके अनुसार ये हमारा दो देशों के उत्पादन संभावना वक्र है। जैसे ये ए देश का और ये बी देश का, तो ए देश को कौन सी? वाई वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है और बी देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है इसके अनुसार। लेकिन रिकार्डो के अनुसार क्या है कि ऐसा न हो तो भी व्यापार हो जाएगा। इसके लिए क्या आवश्यक है? जैसे ये है, ये ए देश का उत्पादन संभावना वक्र और ये बी देश का। तो इसमें क्या है कि ए बी देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में क्या है? निरपेक्ष लाभ प्राप्त है, क्योंकि दोनों की वस्तुओं का, जैसे वाई वस्तु का तो समान उत्पादन कर रहा है लेकिन एक्स वस्तु का अधिक उत्पादन कर रहा है। तो इसमें क्या देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे तुलनात्मक लागत। क्या देखेंगे? तुलनात्मक लागत। तो इसमें हम देखेंगे कि बी देश के लिए बी देश एक्स वस्तु की अधिक मात्रा यहाँ तक उत्पादन कर पा रहा है, यहाँ तक, तो बी देश एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा क्योंकि तुलनात्मक लागत कम है या तुलनात्मक लाभ अधिक है। और जो हमारा ए देश है, ए देश वाई वस्तु का उत्पादन करेगा क्योंकि इसमें उसका तुलनात्मक लागत कम है, क्योंकि वो इतना उत्पादन कर रहा है वाई का, जबकि एक्स का केवल इतना ही उत्पादन कर पा रहा है। तो अच्छा, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और इसको आगे अच्छे से और समझते हैं। अब हम देखते हैं तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं। देखिए, दो देश दो वस्तुएं और एक साधन। दो देश दो वस्तुएं और एक साधन। हमारा निरपेक्ष लागत सिद्धांत और तुलनात्मक लागत सिद्धांत दोनों 2x2 मॉडल पर आधारित है, यानी दो देश दो वस्तुएं और एक साधन। अब देखिए, श्रम की इकाइयाँ समरूप होती है, यानी जैसे पहला श्रमिक और दूसरा श्रमिक, मतलब जितना कार्य एक ये कर सकता है उतना ही कार्य ये भी करेगा, मतलब दोनों की कार्य क्षमता समान है। और समरूप पूर्ति, ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया। श्रम की पूर्ति स्थिर, यहाँ पर श्रम की पूर्ति क्या है? श्रम पूर्ति स्थिर है। अब देखिए, हमारी तीसरी मान्यता क्या है? वस्तु की कीमत श्रम लागत द्वारा निर्धारित है। जो वस्तु की कीमत है वो किसके द्वारा निर्धारित होगी? जो उसको उत्पादन में श्रम की जो लागत आई उसके बराबर होगी। अब स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसमें कौन सा? स्थिर प्रतिफल का नियम, यानी हम उत्पादन संभावना वक्र बनाएंगे तो वो सीधी लाइन आएगी। इसका मतलब क्या है? स्थिर प्रतिफल का नियम। अगर हम ऐसा बनाएंगे, ये हमारा बढ़ता प्रतिफल है और ये हमारा घटता प्रतिफल है, और तो ये हमारा इस सिद्धांत में उत्पादन संभावना वक्र ऐसा होगा।
अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी दो देश व्यापार करेंगे तो एक देश दूसरे को वस्तु और दूसरा देश पहले को भी वस्तु ही देगा। तकनीकी स्थिर रहती है, इसमें तकनीकी प्रगति नहीं होती है, तकनीकी स्थिर रहती है। उत्पादन के साधन देश में गतिशील बाहर नहीं, यानी उत्पादन के जो साधन है, जैसे ये एक देश है और ये दूसरा देश है, तो उत्पादन के साधन एक ही देश में एक जगह से दूसरे देश दूसरी जगह तो गतिशील है, लेकिन एक देश से दूसरे देश में गतिशील नहीं है। स्वतंत्र व्यापार यानी व्यापार में कोई भी प्रतिबंध नहीं, व्यापार में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी कोई भी कर नहीं लगाए जाते, टैरिफ वगैरह नहीं लगाए जाते। परिवहन लागत नहीं है, यानी एक देश से दूसरे देश में वस्तु ले जाने के लिए कोई भी लागत नहीं आती है। और पूर्ण रोजगार, यानी इस जैसे ये एक देश है, इसमें जितने भी श्रमिक है सभी रोजगार पर लगे हुए हैं। तो ये सभी हो गई हमारी मान्यताएं। हम सिद्धांत को उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अब इसमें देखिए, एक इकाई उत्पादन में अपेक्षित श्रम घंटे। अब देखिए इंग्लैंड में शराब के उत्पादन में 120 घंटे लगते हैं, जबकि पुर्तगाल में शराब के उत्पादन में केवल 80 घंटे लगते हैं। यहाँ पर 80 है, ध्यान रखना, 180 गलत प्रिंट हो गया। तो देखिए इंग्लैंड में 120 घंटे लगते हैं काम करने की ज़रूरत है शराब की इकाई उत्पादन करने में, जबकि पुर्तगाल में केवल 80 घंटे, यानी पुर्तगाल को लाभ है, लाभ प्राप्त होता है, निरपेक्ष लाभ। अब देख, कपड़ा उत्पादन में इंग्लैंड को 100 घंटे लगते हैं, जबकि पुर्तगाल को 90 घंटे ही लगते हैं, यानी कपड़ा उत्पादन में भी पुर्तगाल को निरपेक्ष लाभ की प्राप्ति है, यानी दोनों वस्तु के उत्पादन में पुर्तगाल को क्या है, निरपेक्ष लाभ की प्राप्ति है। लेकिन पुर्तगाल दोनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा, तो पुर्तगाल दोनों वस्तुओं में से शराब का उत्पादन करेगा, क्योंकि शराब के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अधिक है। पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अधिक प्राप्त होता है। अब तुलनात्मक लाभ कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कि कैसे पता चलेगा कि तुलनात्मक लाभ अधिक प्राप्त है, तो इसका हम तुलनात्मक लाभ इससे निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए हम कैसे ज्ञात करें कि पुर्तगाल को तुलनात्मक लाभ अधिक प्राप्त होता है, तो इसके लिए हम पुर्तगाल का निकालना है। तो इसमें देखिए पुर्तगाल में जैसे शराब और ये क्या है, कपड़ा। तो पुर्तगाल में शराब के लिए कितने 80 घंटे कार्य की ज़रूरत है और कपड़े के लिए 90 घंटे की ज़रूरत है। और इंग्लैंड में कितनी 120 घंटे की ज़रूरत है और कपड़े की 100 घंटे की ज़रूरत है। तो हम ऐसे तुलना करेंगे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ज़्यादा आएगा। मतलब इसमें ये क्या है, ये हमारी श्रम घंटे दे रखे हैं, मतलब ये क्या है, लागत। तो पुर्तगाल की लागत इसमें क्या है, कम। पुर्तगाल की लागत क्या है, कम, और इसमें पुर्तगाल की लागत तो जो है ना, तुलनात्मक लागत, वह क्या है, अधिक। तो पुर्तगाल किस वस्तु का उत्पादन करेगा, पुर्तगाल शराब का उत्पादन करेगा। और कपड़े का उत्पादन कौन करेगा, कपड़े का उत्पादन करेगा इंग्लैंड। और इंग्लैंड का ज्ञात करने के लिए हम इससे ही उल्टा लेते हैं, जैसे 120/80 और इधर लेंगे हम 100/100, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो इसमें जो इंग्लैंड की जो लागत है, तुलनात्मक लागत है, ये इधर आएगा 100/90 आएगा। तो इंग्लैंड की लागत इसमें कम है, इसमें लागत कम है। तो इंग्लैंड किसका उत्पादन करेगा, कपड़े का उत्पादन कौन करेगा, इंग्लैंड। अब हम आगे समझते हैं। अब हम घरेलू विनिमय अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले हम किसका देखते हैं, इंग्लैंड का हम देखते हैं घरेलू विनिमय अनुपात। अब देखिए इंग्लैंड शराब के लिए कितना 120 श्रम घंटा लगाता है, और दूसरा क्या हमारा कपड़े में कितना लगाता है, 100 श्रम घंटा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, शराब अनुपात कपड़ा। तो इसमें क्या करेंगे हम, 120/100 करेंगे। तो ये हमारा कितना आएगा, 1:1.2। ये हमारा शराब का घरेलू विनिमय अनुपात है। यानी जो इंग्लैंड है, या तो शराब की 1 इकाई का उत्पादन कर सकता है, या फिर कपड़े की 1.2 इकाई का उत्पादन कर सकता है। इसका मतलब ये है। अब इसी तरह हम उल्टा निकालें, कपड़ा अनुपात शराब, तो ये कैसा होगा, तो इसको हम ऐसे देखेंगे 100/120। तो ये हमारा कितना आएगा, 100/120, तो ये आएगा हमारा 1:0.83। यानी कपड़े की या तो 1 इकाई का उत्पादन करेगा, या शराब की 0.83 इकाई का उत्पादन करेगा।
इसी प्रकार पुर्तगाल का भी हम घरेलू विनिमय अनुपात कैसे निकालेंगे, 80/90, 80/90 तो आएगा 1:0.89, ये आएगा शराब अनुपात कपड़ा। और दूसरा है कपड़ा अनुपात शराब, इसमें क्या आएगा 1:1:1.13, तो ये है घरेलू विनिमय अनुपात दोनों देशों के। अब हम इंग्लैंड का व्यापार से लाभ देख लेते हैं। इंग्लैंड किसका उत्पादन कर रहा है, कपड़े का, तो कपड़े का उत्पादन करेगा और कपड़े का ही निर्यात करेगा। अब देखिए इंग्लैंड को व्यापार से लाभ कब होगा, जब इंग्लैंड कपड़े, अब इंग्लैंड का हम देख लेते हैं, जैसे इंग्लैंड या तो 1.2 इकाई कपड़े का उत्पादन कर सकता है या 1 इकाई शराब का। अगर इंग्लैंड कपड़े की 1.2 इकाई उत्पादन करता है और 1.2 से कम इकाई का निर्यात करेगा और 1 इकाई शराब की प्राप्त कर लेगा, तो उससे व्यापार से लाभ होगा। यानी वह 1.2 से कम इकाई निर्यात करके 1 इकाई शराब की प्राप्त करना चाहेगा, तब उससे व्यापार से लाभ होगा। या फिर इस तरीके से देखेंगे कि अगर वह 1 इकाई शराब नहीं 1 इकाई कपड़े का निर्यात करेगा, 1 इकाई कपड़े का निर्यात करेगा और उसे शराब की क्या है 0.83 इकाई से अधिक मात्रा मिल जाए, 0.83 से अधिक इकाई शराब की मात्रा मिल जाए, तो उससे व्यापार से लाभ होगा। इन दोनों तरीकों से हम व्यापार से लाभ माप सकते हैं। या तो 1.2 इकाई कपड़े से कम निर्यात करेगा और 1 इकाई उसे आयात मिल जाए शराब की, या फिर 1 इकाई कपड़े का निर्यात करके 0.83 इकाई शराब से अधिक प्राप्त करे, तो उससे व्यापार से लाभ होगा। इसी प्रकार हम पुर्तगाल का देखेंगे, तो पुर्तगाल किसका उत्पादन करेगा, शराब का। शराब का क्या है 1:0.89। यदि वह 1 इकाई शराब के उत्पादन से 0.89 से अधिक कपड़ा आयात कर लेता है, तो उससे व्यापार से लाभ होगा। नहीं तो 0.89 तो वह खुद ही कर लेता है उत्पादन, तो आयात में उससे 0.89 से अधिक मात्रा मिलनी चाहिए। या फिर ऐसा मान लेते हैं जैसे कपड़ा अनुपात शराब क्या है 1:1.13, यानी शराब की 1.13 इकाई ये क्या है शराब है, तो शराब की 1.13 इकाई से कम निर्यात करके 1 इकाई कपड़े का आयात कर लेता है, तो उसे व्यापार से लाभ होगा। और इसी सब को मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैंने वही लिखा है जो मैंने उधर समझाया है आपको। तो ये था हमारा निरपेक्ष लागत सिद्धांत और तुलनात्मक लागत सिद्धांत। तो हमने दोनों सिद्धांत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम कुछ MCQs देख लेते हैं। देखिए निरपेक्ष लागत और तुलनात्मक लागत सिद्धांत से रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विदेशी व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप की नीति कहलाती है, यानी ऐसी नीति जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो, तो ऐसी नीति को क्या कहते हैं, स्वतंत्र व्यापार। स्वतंत्र व्यापार में क्या होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बी है स्वतंत्र व्यापार। और ये क्वेश्चन यूपी TGT 2016 में आया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिकार्डो ने किसके आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या की। रिकार्डो ने किसके आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या की, तो इसका आंसर क्या है, राइट आंसर डी है, मूल्य का श्रम सिद्धांत। रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या किसके आधार पर की, मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर। ये हमने अभी पढ़ा है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, डी है। दूसरे, अब हम आगे देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का मूलभूत संदेश है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन है, कुशल रूप से वस्तुएं उत्पादित करने में देशों की सामर्थ्य समान है। बी ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश के लिए विरले ही लाभदायी है। तीसरा ऑप्शन है, अबाधित संभाव्य के अधीन मुक्त व्यापार विश्व उत्पाद बाधित व्यापार की अपेक्षा अधिक होता है। और चौथा ऑप्शन है हमारा डी है, व्यापार एक शून्य योग खेल है। तो देखिए व्यापार एक शून्य योग खेल, ये जो डी ऑप्शन है ये किसने दिया, ये वणिकवादियों ने दिया,
तो इसका तुलनात्मक लाभ सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का के अनुसार व्यापार क्या होगा, एक धनात्मक योग खेल है, यानी व्यापार से कुछ, जैसे व्यापार से दोनों देशों को लाभ होगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखिए ए क्या है, कुशल रूप से वस्तुएं उत्पादित करने में देशों की सामर्थ्य समान है। तो तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अगर देशों का सामर्थ्य समान है तो वे देश व्यापार ही नहीं करेंगे, तो सामर्थ्य अलग अलग होना चाहिए तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के अनुसार। तो ए ऑप्शन भी हमारा नहीं है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश के लिए विरले ही लाभदायी है। तो तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही देशों के लिए लाभदायी होता है, तो ये हमारा ऑप्शन भी नहीं है। अब देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, सी वाला, अबाधित संभाव्य के अधीन मुक्त व्यापार विश्व उत्पाद बाधित व्यापार की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए जो हमारा अबाधित व्यापार यानी अबाधित संभाव्य व्यापार के अधीन जो हमारा क्या होता है, मुक्त व्यापार या स्वतंत्र व्यापार, इसमें क्या है, विश्व उत्पाद क्या है, अधिक होता है। इसमें क्या है, मुक्त व्यापार में विश्व उत्पाद क्या होता है, अधिक होता है, किसकी तुलना में, बाधित व्यापार की अपेक्षा, बाधित व्यापार। अब देखिए एक साइड में क्या है, मुक्त व्यापार यानी स्वतंत्र व्यापार, दूसरी साइड में है बाधित व्यापार। तो दोनों में से अधिक उत्पादन किस में होगा, अधिक विश्व उत्पादन मुक्त व्यापार में होगा, क्योंकि मुक्त व्यापार की स्थिति में क्या होगा कि सभी देश क्या करेंगे, जिस वस्तु के उत्पादन में उन्हें अधिक तुलनात्मक लाभ मिलता है उसके उत्पादन में वे विशिष्टीकरण करेंगे। क्या करेंगे, विशिष्टीकरण करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि कम लागत पर अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा, और जिस वस्तु की लागत अधिक आ रही है उनका क्या कर लिया जाता है, आयात कर लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, विश्व उत्पाद अधिक होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, सी। अब देखिए आगे हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। अब देखिए ये हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2019 में आया हुआ है, और ये क्रोनोलॉजी से रिलेट क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर अभी हमने पढ़ा है उसी से निकाल सकते हैं हम। हमने ये पूरी क्रोनोलॉजी अभी यहाँ पर पढ़ी है। तो देखिए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों के प्रकट होने के अनुसार सही कालक्रम की पहचान कीजिए। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन ए क्या है, अवसर लागत सिद्धांत, बी है तुलनात्मक लागत सिद्धांत, सी है कारक मूल्य समकारी सिद्धांत, यानी साधन, ये इसका मतलब है साधन कीमत समानीकरण, साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत या प्रमेय। चौथा ऑप्शन है डी है निरपेक्ष लागत का सिद्धांत। तो देखिए इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, डी वाला निरपेक्ष लागत सिद्धांत, जो कि कब आया, 1776 में। किसने दिया, एडम स्मिथ ने दिया। तो ये हमारा हो गया पहले नंबर पर, या डी वाला हो गया हमारे पहले नंबर पर। इसके बाद आया निरपेक्ष के बाद क्या आया, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, जो कि किसने दिया, एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ। और कब दिया, 1817 में। 1817 में इनकी बुक आई थी, उसमें उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और हमारा तीसरा क्या है, तीसरा है, तो ये हमारे दूसरे नंबर पर आ गया, और तीसरे नंबर पर होगा हमारा अवसर लागत सिद्धांत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, जो कि किसने दिया, हेबर्लर ने। और कब दिया, 1936 में। तो देखिए 1776, 1817, 1936। और सबसे लास्ट में कौन सा आया, साधन कीमत समानीकरण, जो कि कब आया, 1948 में। तो ये हमारा चौथे नंबर पर है, ये हमारा तीसरे नंबर पर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी बी ए सी। तो देखिए डी बी ए सी, ये हमारा ए ऑप्शन सही है। तो ये था हमारे 4 इम्पोर्टेंट MCQs। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, और अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे
अवसर लागत सिद्धांत, जो कि किसने दिया है, बर्लर ने। तो ये सिद्धांत हम काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है और क्लास को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।